मैं प्रवीण अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में ही हम पढ़ रहे थे हिंदी की वर्ण व्यवस्था या ध्वनि संरचना, और वहां हमने जाना था कि हिंदी की ध्वनि संरचना को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक स्वर, एक व्यंजन और तीसरा अयोगवाह ध्वनियां। और हमने पिछले वीडियो का अंत भी यही किया था कि हम अगले वीडियो में अयोगवाह ध्वनियों के विषय में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ये जानेंगे कि हिंदी की संपूर्ण वर्णमाला में किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, जहां से आपसे बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो स्वर और व्यंजन हम जान चुके हैं। आज बारी है अयोगवाह ध्वनियों को जानने की, इसलिए हम सीधे अयोगवाह ध्वनियों पर आएंगे। अब अयोगवाह ध्वनियों का मतलब क्या है भाई? यद्यपि सिलेबस लिखते समय हिंदी की वर्ण व्यवस्था के पाठ्य बिंदुओं को लिखते समय हमने ये देखा था कि अयोगवाह ध्वनियां 2 होती हैं, या वर्णमाला की, जब हम वर्णमाला में वर्णों की गणना कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि अयोगवाह ध्वनियां 2 होती हैं। लेकिन अभी अयोगवाह क्यों हैं और उन दोनों ध्वनियों की विशेषताएं क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर भाई इनका नाम अयोगवाह ही क्यों रखा गया? और कुछ भी तो कहा जा सकता था, तो क्यों? योग का मतलब होता है जुड़ना, और अभी हम आप पढ़ेंगे कि इसमें एक अ उपसर्ग लग गया है। योग में अ उपसर्ग लगा, अ धन योग उपसर्ग हमको पढ़ना भी है। अ धन योग मिलके अयोग हुआ, तो योग मीन्स होता है जुड़ना, लेकिन अ लग जाने से इसका विपरीत अर्थ देने लगा, अर्थात न जुड़ना। और वाह का मतलब वहन करना। वहन करने का मतलब ढोना, साथ ले जाना। अयोगवाह इसीलिए कहा गया कि ये ध्वनियां किसी के साथ जुड़ती नहीं है। अर्थात आपने देखा था किसी के साथ न जुड़ने का मतलब कि आपने देखा था कि क व्यंजन है, और आपने ये जाना था कि जब क किसी स्वर के साथ जुड़ता है, कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ जुड़ता है, तब वह पूर्ण बनता है। आप देख रहे हैं कि व्यंजन पहले आया है, और उसके बाद स्वर आया है। इसी तरह आप देखते हैं ज के बाद जब कोई स्वर जुड़ेगा, मान लीजिए इस पर बड़ी ई की मात्रा लगी, तब ये जी हुआ। यहां भी व्यंजन पहले आया और स्वर बाद में आया, यही तो हो रहा है। अयोगवाह ध्वनियों के साथ क्या है? अयोगवाह ध्वनियां स्वर के बाद आती हैं। यहां देखिए व्यंजन क्या है, व्यंजन स्वर से पहले आ रहा है ना, लेकिन ये ध्वनियां क्या होंगी? स्वर के बाद आएंगी, इसीलिए इनको व्यंजन नहीं कहा जाता। ठीक है, अर्थात ये स्वर के साथ जुड़ नहीं पाती, इसीलिए अयोग हो जाता है। और पहली बात हो गई। दूसरी बात कि इन ध्वनियों की अपनी स्वतंत्र गति भी नहीं होती, अर्थात यह स्वरों की तरह अकेले प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, इसलिए स्वर भी नहीं है। तो हिंदी वर्णमाला में हमने आपसे बताया था कि ये हिंदी वर्णमाला के थर्ड जेंडर है, तृतीय लिंग है। क्यों? इसीलिए कि ना तो ये स्वर के साथ जुड़ पाती हैं, क्योंकि स्वर के बाद आ जाती हैं, व्यंजन अमूमन स्वर के पहले आते हैं, और इनकी अपनी कोई स्वतंत्रता भी नहीं है, इसलिए इनको स्वर की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता, इसीलिए अयोग है। लेकिन अयोग होने के बाद भी ये किसी ना किसी अर्थ को साथ लेके चलते हैं, अर्थ का वहन करते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। बात समझ में आई?
स्वर के बाद आते हैं और अर्थ का वहन करते हैं। वहन करने का मतलब कि अर्थ देते हैं, अर्थात इनके प्रयोग से कोई ना कोई अर्थ निकलता है शब्द में। अर्थ का वहन करते हैं या फिर अर्थ देते हैं। कितनी बात समझ में आई? अब अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे कि वे ध्वनियां जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, उनको अयोगवाह ध्वनियां कहा जाता है। स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी स्वतंत्र गति नहीं होती, और व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि यह स्वर के बाद आती हैं, जबकि व्यंजन स्वर से पहले आते हैं। बात समझ में आई? लेकिन इसके बाद भी अर्थ का वहन करती हैं, कोई ना कोई अर्थ देती हैं, इसीलिए अयोगवाह ध्वनियां कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अयोगवाह ध्वनियों को समझ के इसकी परिभाषा लिख ली होगी। अब हम जानते हैं कि अयोगवाह ध्वनियां होती कितने प्रकार की हैं। और हमने पढ़ा था कि अयोगवाह ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं। एक अनुस्वार एवं अनुनासिक, यद्यपि ये दोनों अलग अलग हैं, अनुस्वार अलग है, अनुनासिक अलग है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में दोनों का उच्चारण स्थान प्रायः एक है। दोनों के प्रयोग के तरीके में मामूली सा ही अंतर है, इसलिए दोनों की एक श्रेणी मानी जाती है। और दूसरा है विसर्ग, जिसको आप बचपन से प्रयोग करते आ रहे हैं। अब हम इसमें जानेंगे कि अनुस्वार क्या है और अनुनासिक क्या है। तो पहले अनुस्वार को जाने। अनुस्वार का मतलब, इसको अगर हम संधि विच्छेद करें, अगला टॉपिक हमको पढ़ना भी है। ये देखिए विसर्ग संधि है, वो बाद में होगा, लेकिन आप ये जानिए कि अनुस्वार का मतलब, संधि पढ़ाते समय हम पढ़ाएंगे, जटिलता नहीं उत्पन्न करना चाहते यहाँ। अनुस्वार का मतलब है कि वे ध्वनियां जो स्वर के पीछे चले। कैसे चले? स्वर के पीछे चलने का मतलब क्या है भाई? स्वर के पीछे उनका प्रयोग हो। आपने अभी देखा था कि व्यंजन स्वर के पहले प्रयुक्त होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। अनुस्वार स्वर के बाद प्रयुक्त होते हैं। तो पहली बात तो अनुस्वार वे ध्वनियां हैं जो स्वर के पीछे प्रयुक्त होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और दूसरी बात, हमने कहा था कि इनका उच्चारण स्थान एक होता है ना, अनुस्वार और अनुनासिक दोनों बताया था। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। स्वर के पीछे चलती हैं और नासिका से बोली जाती हैं। इनकी 2 विशेषताएं हुई, अर्थात अनुस्वार वे नासिक के ध्वनियां हैं, नासिक के मतलब नाक से बोले जाने वाली, जिनका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है, और ये प्रयुक्त होने के बाद एक शब्द को एक अर्थ देती हैं, किसी शब्द को एक अर्थ देती हैं। बात समझ में आई? आपने लिखा गंगा, ये अनुस्वार है। अब इसका ध्यान से समझिएगा। अब चूंकि हम देख रहे हैं अनुस्वार स्वर के बाद आ रहा है, पहले स्वर तब अनुस्वार। तो अनुस्वार के प्रयोग के संबंध में जो नियम है ना, कि जिस वर्ग का अक्षर अनुस्वार के बाद होता है, अनुस्वार यहां लगा है मतलब इसके बीच में लगा है, तो जिस वर्ग का अक्षर अनुस्वार के बाद होता है, उसी वर्ग का 5वां अक्षर अनुस्वार की जगह आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, लिख भी देते हैं। जिस वर्ग का अक्षर
अनुस्वार के बाद प्रयुक्त होता है, ठीक है, अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर लिखते हैं। भाई वर्ग में 5 ही अक्षर होते हैं, हम जानते हैं। अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां अक्षर लिखते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए से आपने लिखा गंगा, तो अनुस्वार ये है और किस वर्ग का अक्षर प्रयुक्त हुआ है? क वर्ग का। ग भाई क वर्ग में है ना, क ख ग घ ङ। तो ग मैं फिर कह रहा हूं कि बाद वाले, तो इस अनुस्वार की जगह आप लिख सकते हैं इंग्या, ठीक। अब जैसे लिखते हैं कि खंभा, खंभा ऐसे भी लिखा जाता है। अगर अनुस्वार की जगह आप दूसरा चीज लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? अब आप देखिए अनुस्वार के बाद भ का प्रयोग हुआ है। भ किस वर्ग का है? प वर्ग का। प फ ब भ कलम में सीखा था। तो इसका 5वां अक्षर क्या होगा? म होगा। प फ ब भ म। तो खंभा को तो हम ऐसे भी लिखते हैं। और हमने बार बार आपको बताया कि अनुस्वार किसी स्वर के साथ जुड़ता नहीं है, यहां जुड़ नहीं रहा है। अगर जुड़ता होता तो पूरा हो जाता, आधा ही लिखा जा रहा है। तो खंभा, इसी तरह आप लिखेंगे गंदा, ठीक। इसी तरह आप लिखते हैं जिंदा, ठीक। और मैं आपसे रोज एक बार कहता हूं कि अगर आपको कहीं समस्या आ रही है विषय से संबंधित, जो विषय मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके उसका समाधान ले सकते हैं, ठीक है। अनुस्वार समझ में आ गया होगा। और इसके और जो उदाहरण बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप जब व्हाट्सएप करेंगे तो उसी के माध्यम से आपको उसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। जितने टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं सब में, सबके जो उदाहरण हैं, क्योंकि सारे उदाहरण बता पाना संभव नहीं है, इसलिए जितने भी उदाहरण होंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे वो आपको सीधे व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। तो अनुस्वार आप समझ गए होंगे। हम अनुनासिक पे आते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक का तात्पर्य है कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्थान क्या है? नाक। अर्थात जो नाक से बोले जाने वाली ध्वनियां हैं, नासिक है भाई। नाक से बोले जाने वाली ध्वनियां, सॉरी नाक मतलब नासिका लिख देते हैं, नासिका से बोली जाने वाली होंगी आप कहेंगे कि फिर अंतर क्या है? अनुस्वार भी तो नासिका से बोले जाते हैं। अंतर यह है कि हमने कहा था कि अनुस्वार स्वर के बाद प्रयुक्त होते हैं, लेकिन अनुनासिक के साथ क्या है कि ये स्वर के साथ, बाद और साथ में अंतर है भाई, याद रखिएगा। ये स्वर के साथ प्रयुक्त होती है, यही दोनों में अंतर है। लेकिन चूंकि दोनों का उच्चारण स्थान एक है, इसीलिए दोनों को एक साथ एक वर्ग मान लिया जाता है हिंदी वर्णमाला में। तो अर्थात नासिका से बोले जाने वाली वे ध्वनियां जो स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती हैं उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जैसे, और इस संबंध में एक नियम है,
स्वर के साथ जोड़ेंगे तो प्राय आप देखते हैं कि ये जो अनुनासिक ध्वनियां होती हैं ये स्वर में आ या आ, मतलब छोटा आ या बड़ा या के साथ आओ के साथ जुड़ती हैं। जब अनुनासिक ध्वनियां, हमने कहा है स्वर के साथ जुड़ती हैं, तो जब अनुनासिक ध्वनियां अ या बड़े आ के साथ जुड़ती हैं तो इनके स्थान पे हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग आपने देखा था, अभी उदाहरण बताएंगे। जैसे जैसे देख ही लीजिए, जैसे आप लिखते हैं चांद, आपके साथ जुड़ रहा है ना, तो चंद्र बिंदु लग गया। आप लिखते हैं बांस, लग गया, लग गया कि नहीं। और आप लिखते हैं सांप, आपके साथ जुड़ रहा है, इसलिए अनुनासिक की जगह क्या लग गया, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु लगा है तो समझ लीजिए अनुनासिक है। और ओ के साथ जुड़ेंगी तो उनकी जगह केवल बिंदु, चंद्र बिंदु नहीं। जैसे ऊंख, ऊंख का वृक्ष होता है, आपने देखा होगा। इस तरह से अर्थात अनुनासिक ध्वनियां स्वर नासिका से बोली जाती हैं, स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती हैं। और जब अ और अ के साथ इनका उच्चारण होता है तो चंद्रबिंदु होता है, जब ओ और ओ के साथ होता है तो एक बिंदु के रूप में लिखी जाती हैं। क्योंकि अनुस्वार और अनुनासिक एक जगह से उच्चारित होती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अनुनासिक ध्वनियां। और इनका वर्ग एक होता है। इसका हमने दूसरा विभाजन देखा था, दूसरा प्रकार देखा था आयोगवा ध्वनिया में, अनुस्वार और अनुनासिक, और दूसरा था विसर्ग। विसर्ग से आप इतना ज्यादा परिचित हैं कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है, दो बिंदु ऊपर नीचे, ये इसको विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है, प्रायः मैं कह रहा हूं, कहीं अपवाद में और कहीं होता हो, तद्भव में भी होता हो, तो आप मत कहिएगा कि नहीं होता, लेकिन अपवाद में कहीं होता है तो नहीं माना जाता। सामान्य नियम कि विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है और उसके साथ इसका उच्चारण जो है, इसका उच्चारण ह के रूप में किया जाता है। हाँ। अर्थात वे ध्वनियां, आप इसमें भी देखेंगे, अर्थात वे ध्वनियां जिनका उच्चारण तत्सम शब्दों के में ह के रूप में होता है, विसर्ग कही जाती हैं। जैसे आप देखते हैं कि रामा, ये स्वर भी नहीं है, स्वर के साथ जुड़ नहीं पा रही है, व्यंजन नहीं है, अलग है, और इसकी अपनी स्वतंत्र गति नहीं है, केवल विसर्ग लिख दीजिए, कोई अर्थ मिलेगा? स्वतंत्र गति नहीं है इसकी। इसलिए तो विसर्ग हमेशा किसी शब्द के साथ जुड़ेगा और हा के रूप में उच्चारित होगा, तत्सम शब्द प्राय होंगे। ठीक है, राम, कृष्ण, इस तरह से बात समझ में आ गई। अब आपने आयोग वह तीनों ध्वनियां देखी, वो अपनी परिभाषा पे खरी उतर रही है कि नहीं? आयोग वह ध्वनियां किसी स्वर के साथ नहीं जुड़ पा रही हैं। आप देख रहे हैं कहां स्वर के साथ जुड़ी भाई, बांस, ओंक, औंस आपने लिखा, कहां जुड़ा? जोंक कहां जुड़ा? ओ। और इनकी अपनी कोई स्वतंत्र गति नहीं है। हम एक बिंदी लिख दें, आप इसका अनुनासिक, आप देख रहे हैं, हम एक बिंदी लिख दें, इसका कौन सा प्रयोग आप पाएंगे? हम चंद्रबिंदु बना दें, इसका कोई अर्थ निकलेगा? केवल विसर्ग का चिन्ह बना दिया गया, कोई अर्थ निकलेगा? अर्थात इसकी स्वतंत्र गति भी नहीं और किसी के साथ, स्वर के साथ जुड़ भी नहीं पा रही है, दोनों शर्तों पे खरी उतर रही है, इसीलिए अयोगवाद ध्वनियां है, लेकिन जुड़ते ही आपको एक अर्थ दे रही है। ठीक, अब हम इस टॉपिक का केवल एक महत्वपूर्ण
और संक्षिप्त सा रूप है, लेकिन आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और यूं कहा जाए तो परीक्षाओं का सारांश है इस टॉपिक के दृष्टिकोण से कि संपूर्ण हिंदी वर्णमाला में किन अक्षरों का उच्चारण कहां से होता है। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको लिखते चलेंगे, क्योंकि वे चीजें हैं जो आप समझ चुके हैं, थोड़ा सा लिख लेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। हिंदी वर्ण व्यवस्था और ध्वनि संरचना में आप इसी में जोड़ लीजिए वर्णों के उच्चारण स्थान। भाई आपने उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के 5 वर्ग देखे थे, कौन कौन से? कंठ, ओष्ठ, मूर्धा, ताल और दंत। लेकिन हम यहां व्यंजन ना देखते हुए पूरी व्यवस्था देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कौन कौन सा वर्ण किन किन स्थानों से उच्चारित होता है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। और हम जानते हैं कि हमारे मुंह उच्चारण तो भाई मुंह से होगा, इसमें कोई संशय नहीं। और मुंह के कौन कौन से भाग हैं, वही आप जिनसे उच्चारण करते हैं। एक तो भाई कंठ हो गया, बिना इसके उच्चारण हो नहीं सकता। फिर ताल हो गया, ये भी उच्चारण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर क्या हुआ? मूर्धा हो गई, इसका भी उच्चारण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फिर क्या होगा? एक जिह्वा का मान लीजिए प्रमुख स्थान है, लेकिन चूंकि जिह्वा हर वर्ण के उच्चारण में बोली जाती है। भाई कोई भी कंठ से बोले जाने वाला होगा, ताल से बोले जाने वाला होगा, मूर्धा से बोले जाने वाले होगा, सब में जीभ का उपयोग तो होना ही होना है। इसलिए हम इसको कॉमन मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या क्या बचता है आप देखिए, कंठ, ताल, मूर्धा, ओठ, ओष्ठ, दंत, आपने कल पढ़ा था ये पांचों। और एक आज अभी आपने पढ़ा नासिक के ध्वनि अर्थात नाक। फिर मैं दोहरा दूं कि जिह्वा का प्रयोग चूंकि हर जगह किया जाता है, ऐसे आधा है लिख लीजिए, आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। जिह्वा का प्रयोग चूंकि हर जगह किया जाता है, जीभ का प्रयोग हर वर्ण के उच्चारण में होता है, इसलिए अगर हम उसको कॉमन मान लें तो हमारे मुंह में 6 अंग होते हैं, कंठ, ताल, मूर्धा, जीभ, दांत और नाक, जिनसे हम शब्दों का उच्चारण करते हैं। इसलिए संपूर्ण वर्णमाला के उच्चारण में भी इन्हीं 6 का प्रयोग होता है। अब किन किन वर्णों के प्रयोग में किस अंग का प्रयोग होता है वो आप लिखते चलिएगा। मैं बोल रहा हूं और आप लिखते चलिएगा। पहला लिखिए आ, क वर्ग, हा और विसर्ग। पहला है, इसका उच्चारण कहां से होगा? क वर्ग का उच्चारण कल आपने पढ़ा था, कंठ से होता है। कंठ से। दूसरा क्या होगा? और कंठ से मतलब कि भाई जीभ उसमें प्रयुक्त हो रही है, हमेशा याद रखिएगा। दूसरा होगा ई, च, य और सा। यद्यपि संस्कृत में देखिए इसके सूत्र हैं, मैं जानबूझ के आपसे सूत्र की चर्चा नहीं कर रहा हूं, संधि वगैरह पढ़ाने में भी कोशिश करूंगा कि कम से कम करूं। इसके सूत्र हैं कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, उपु पद्मनीया नाम ओष्ठ। लेकिन क्या मतलब आपको अनावश्यक जटिलता पैदा करने से।
इसलिए इसका उच्चारण कहां से होगा? तालु से। और आपने पढ़ा था री, ये च वर्ग है भाई, च नहीं केवल च वर्ग। च वर्ग का मतलब फिर से आप जान लीजिए, च छ ज झ ञ। क वर्ग का मतलब क ख ग घ ञ। ठीक है। ट वर्ग, ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ ड़ र और श। कौन सा सा है भाई? कल बात हुई थी, मूर्धन्य सा। तो अर्थात इन सबका उच्चारण किससे होगा? मूर्धा से। ठीक। चौथा लृ। लृ आप पढ़ते हैं, यद्यपि हिंदी में प्रयोग में नहीं है, लेकिन चूंकि हिंदी की व्युत्पत्ति संस्कृत से हुई है और संस्कृत में इस वर्ण को माना गया है, इसलिए आप लृ लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो छोड़ दें। ता वर्ग, ता वर्ग का तात्पर्य है कि त थ द ध न, ल और स, इनका सब का उच्चारण दंत से होगा। भाई इसी आधार पे तो आपने इस स को तालव्य सा कहा था, इस स को मूर्धन्य सा कहा था और इस स को दंत सा कहा था। अगला देखिए, उ प वर्ग। प वर्ग का मतलब प फ ब भ म। उ प वर्ग, और उप वर्ग और उपपद्मनीय, ये आपसे पूछा नहीं जाता इसलिए मैं इसको लिखना नहीं चाह रहा था। उपपद्मनीय, इसको जान लीजिए, बता दे रहा हूं। इनका उच्चारण ओठ, ओष्ठ, उपपद्मनीय नाम ओष्ठा। उपपद्मनीय क्या होता है ना, कि जब हम प को ऐसे लिखते हैं, प फ, इनका उच्चारण प्राय अर्ध होता है या प फ के बीच का होता है, इसलिए ऐसे लिखते हैं। लेकिन आप इसको मत जानिए, बहुत जानना जरूरी नहीं है, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा और कभी आज तक पूछा नहीं गया है। इसलिए केवल उ और प वर्ग ओष्ठ से, उ और प फ ब भ म। ठीक है। इसके अलावा आप जल्दी जल्दी दो तीन चीजें और जान लीजिए, मतलब इतने उच्चारण के बाद दो तीन चीजों का उच्चारण और होना है, वो जानिए। जैसे पांचवा लिख लिया था आपने, छठा लिखिए ए, इसका उच्चारण दो होगा कंठ और तालु से। इसका सूत्र है ए दवतो कंठ तालु। और जैसे ओ औ, इनका उच्चारण होगा कंठ और ओष्ठ से। ठीक। इसी तरह एक बचता है वा। वा, वा का उच्चारण होता है दांत और ओष्ठ से। कितना हुआ? 8। 9वां देखिए, आप देखिए ए कंठ ताल, ओ कंठ ओष्ठ, वा दांत। और आपने और देखा था कि जो वर्ग के पांचवें अक्षर होते हैं, हर वर्ग का पांचवा अक्षर आपने सुना था ना, जैसे क वर्ग का ञ, न, ळ, न और म, इनके उच्चारण में नाक का प्रयोग होता है। जो इनके वर्गीय उच्चारण की जगह है उसके साथ साथ नाक का प्रयोग, इसलिए नाक जानिएगा। और जो इसके वर्ग के उच्चारण में, जैसे यहाँ है क वर्ग है ना, तो कंठ से उच्चारण होता है तो कंठ के साथ नाक का प्रयोग होगा।
इसके साथ तालु का उच्चारण इन्या में होता है तो तालु के साथ नाक का प्रयोग होगा, इसलिए इनका नाक माना जाता है। और 10वां आप जानिए कि जितने भी अभी आपने पढ़ा अनुनासिक और अनुस्वार आपने पढ़ा, इनका भी नाक से होगा। इतना ही आप जानिए, यही आपके लिए उपयोगी है। और जैसे आपने उपपद्मनीय पढ़ा था, वैसा 2 शब्द आधा क और आधा ख टाइप के ही जिह्वा मूली होते हैं, लेकिन आपके लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं बताऊंगा। तो ये 10 हैं पूरी वर्णमाला में, 10 बिंदु हैं उच्चारण स्थान को लेकर। आप इनको कंठस्थ कर लीजिएगा, इनसे प्रश्न मिलने की प्रबल संभावना हमेशा होती है। तो आज आपकी वर्णमाला का समापन हुआ। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वर्णों का योग, और जब वर्णों का योग होता है ना तो उसको क्या कहा जाता है। हिंदी की भाई 2 अक्षर मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। तो अब अगली क्लास में हम हिंदी की शब्द व्यवस्था को देखेंगे, उसके विषय में जानेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।